आराम आराम से घर में आप ट्राई कर सकते हो। तो मेरा हाथ नेचर कहता है कि कैसी जगह मीट करेगा जहाँ पे इसका COM लाई करता है। यहाँ पे एक स्टॉप लगाया, बीच में रस्सी लगाई और एक लड़की उस पर बैलेंस करते हुए चल रही होती है। एक फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो ऐसे जा रहा है, एक फोर्स कोई अगर यहाँ से लगा रहा है तो ऐसे आएगा। मगर जैसे ही मैं इसका आर्म लेंथ बढ़ाता हूँ, आर्म लेंथ मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 जो था वो दूर गया तो नहीं उठेगा। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर रोटेशनल मोशन। ठीक है जी। सबसे पहली बात, 2 बातें होंगी, पॉइंट मास की, कि पॉइंट मास क्या होता है सर, और होगा सिस्टम ऑफ पॉइंट मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह लो। बोलो पॉइंट मास क्या होता है, क्या समझते हो आप लोग पॉइंट मास से? सेंटर ऑफ मास। आप पॉइंट मास मतलब जो खुद कितना है, पॉइंट जितना। पॉइंट कितना हो सकता है, डिपेंड करता है ना। हम लोग कह सकते हैं इतने भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। एक बात आप लोगों ने जाननी है, पॉइंट मास एक ऐसी चीज है जो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मैं कह रहा हूं जो इसका साइज है वो 2 मीटर का है, 2 मीटर बाय 2 मीटर। जैसे हमारे वुडन है तो बनता है ना इतने फीट बाय इतने फीट का, इतनी लेंथ इतनी ब्रेथ। मैं कह रहा हूँ 2 मीटर बाय 2 मीटर का है और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 मीटर, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक पॉइंट मास। क्लियर है? अच्छा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? उसके अराउंड जो होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक हमारा पॉइंट मास होगा या फिर जो भी हमारा मास होगा उसके अंदर जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये कोई भी तुम्हारी बुक है तो बुक में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मगर जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ये उसके क्या हो सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यही अपनी पोजीशन पर रोटेट कैसे करते हैं, तभी हमारे चैप्टर का वो हुआ, क्या कहते हैं उसे, जन्म हुआ, रोटेशन मोशन। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो क्या है, अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास। पहली बात तो बॉडी एक पॉइंट मास नहीं है, एंड कंपोज्ड ऑफ सेवरल पार्टिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, जो मैंने आपको पीछे बताया कि कोई बॉडी लेटेस्ट से 2 मीटर की है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है 6 मीटर, तो ये पॉइंट मास है। मगर अगर मैं एक इस एल शेप की बात करता हूँ, सपोज करो ये क्या है, एक रॉड है, ये भी एक रॉड है, और क्या करा गया है, ये वाले आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेटेस्ट से ए और बी, लेटेस्ट से सी और डी। तो जैसे आप लोग देखते हैं अब ये मूव कर सकती है यहाँ से। अब जब ये जो रॉड है ये मूव कर रही है ऐसे ऐसे, तो ए पॉइंट क्या सी पॉइंट पे जाएगा? हाँ। क्या बी पॉइंट डी पॉइंट पे जाएगा? हाँ। मगर लेटेस्ट से आप जब ओ पॉइंट को देखते हैं तो क्या उसने कुछ करा, चेंज नहीं, वो अपनी जगह पे ही घूम गया, अपनी जगह पे ही वो घूम गया। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बढ़े आगे? ठीक है। अच्छा, ये रिवीजन की तरह है, ताकि अगर आपके पेपर आ रहे हैं तो उसके लिए रिवीजन ऐसा ना हो भाई तुम लोग समझ लो कि बस ये कर लेंगे, क्वेश्चंस की नीड है नहीं रोटेशन में, बस हो गया फिर तो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात आती है सेंटर ऑफ मास की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, पता जरा बताओ मुझे। जहाँ आप थे इस क्लास में जब हमने वो किया था? ठीक है, सेंटर ऑफ मास जहां पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होता है, नेट फोर्स 0। पक्का? शायद। देखो समझो, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी कंसेंट्रेटेड। क्या मतलब इसका मुस्कान, कि सर कोई ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या है, एक जगह आ रखा है, कंसेंट्रेट हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है बैलेंसिंग द बुक। जैसे आप लोग मुझे कोई कॉपी दिखाओ, हमारी क्लास में अक्सर बच्चे करते हैं कुछ इस तरह काम करते हैं, वो ऐसे ऐसे आपने घुमाते हुए देखे होंगे, मुझसे तो होता नहीं, वो ऐसे घुमाते हुए दिखाते हैं। मगर अभी हम जैसे इसमें भी दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, सेंटर ऑफ मास। क्लास के अंदर आपने बच्चे देखे होंगे ऐसे घुमाते हुए। अगर मैं इस बॉडी की मास की बात करता हूँ तो क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सर कहीं से ये कॉपी है, कहीं से टेढ़ी है, कहीं से मोटी है, ऐसा तो नहीं है, सब जगह से एक बराबर है। ठीक है,
मतलब ये यूनिफॉर्म है। अब अगर मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कहाँ पे होगा? सेंटर में ही होगा, क्योंकि नाम है सेंटर ऑफ मास है इसलिए। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म बॉडी है। अगर मैं ये जो मेरी उंगली यहाँ पे लगा रखी है, लेटेस्ट से मैं इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो क्या मैं इसे सेंटर कर पा रहा हूँ? नहीं, गिरे जा रही है। मगर हाँ, जैसे मैं इसे बीच के आसपास लेके आया तो हाँ, कुछ सेकंड के लिए मैंने इसे बैलेंस कर लिया। बात समझे? तो यूनिफॉर्म जब बॉडी है मुस्कान, जब यूनिफॉर्म मास है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आपको दिखा लाई करता हुआ? सेंटर की तरफ। सेंटर में तो हुआ, तभी तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे बैलेंस कर पाया। समझे? तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, COM लाइज एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब अगर मैं इसकी ज्योमेट्री निकालूं तो क्या होगा? इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ ब्रेड्थ होगी। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इसका सेंटर क्या होगा? ये, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री जो आपने पढ़ी है बचपन में। अगर स्क्वायर की बात करें तो उसका कहाँ होगा? सेंटर पे होगा सर। इधर से भी सेंटर पे होगा, इधर से भी यहाँ पे होगा। अच्छा, सर्कल की बात करते हैं तो इसका भी सेंटर होगा, चाहे कहीं से भी ले लो, यहाँ से ले लो। समझे? अच्छा, अगर कोई रॉड की बात होती है तो सेंटर, या फिर ऐसे ऐसे लाई करेगा रॉड का? कोई नहीं याद तो भी कर लो। रॉड का जो है आपका, क्योंकि हम लोग रॉड की हमेशा लेंथ लेते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा ऐसे लाई करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आया था जो नहीं आया था, जो भूल चुका है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म का है, इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म का है, ठीक है, काम आसान रहेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में लगे ना, बस दुआ करना। अच्छा, क्या यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है मुस्कान? मुझे बताओ। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अभी मैं मान सकता हूँ कि सर ये सब जगह से बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। करना क्या है? सिंपल सिंपल अपने आपने थंब फ्री करा और हल्के हल्के अपने आप हाथ को पास लेके आओ, आराम आराम से, घर में आप ट्राई कर सकते हो। तो मेरा हाथ, नेचर कहता है कि एक ऐसी जगह मीट करेगा जहाँ पे इसका COM लाई करता है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, मैं इसे पकड़ता हूँ, क्या मेरा हाथ बराबर बीच में है? हल्का से ज्यादा कहीं पे तो हो सकता है, फिर से ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लो। अच्छा, अभी तो अनबैलेंस हो गया। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। आजा। हाँ, तो नियर नियर मैं कह सकता हूँ सेंटर पे लाई कर रहा है। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल मैथमेटिक्स पॉइंट, इतना फर्क है। अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ सेंटर पे लाई कर रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ वेट लगा दूं मुस्कान, फिर क्या होगा? हैवियर साइड पे हो गया। इसी को पढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि सर अगर जो आपका नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ पे करेगा आपका? टुवर्ड्स द हैवियर साइड। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या कहा? डंबल। डंबल होता है, आप लोग जिम जाते होंगे, है ना? जिम नहीं जाते तो कभी ना कभी देखा होगा वीडियो वगैरह के अंदर। लेटेस्ट सी 5 kg का डंबल है, विच मीन 2.5 kg की प्लेट इधर है, 2.5 kg की प्लेट आपकी इधर है। अब जैसे आपने इसे अपना बाइसेप कर्ल करने के लिए इसे उठाया यूं करके, क्या आपको ऐसा होता है कि नहीं इधर से हैवी इधर से कम? नहीं, बराबर है, बराबर दिखता है आपको। मगर मैंने क्या करा कि इसमें एक ऑल्ट्रेशन कर दिया। क्या ऑल्ट्रेशन करा सर? मैंने एक साइड प्लेट मुस्कान एक्स्ट्रा लगा दी 2.5 की, मतलब अब इस साइड वेट हो गया 5 kg, इस साइड वेट कितना है? ओवरऑल कितना हो गया वेट? 7.5, क्योंकि एक साइड आपका वेट 2.5 बढ़ गया। तो यूनिफॉर्म कौन सा है इन दोनों में से? यूनिफॉर्म आपका ये वाला है, फर्स्ट वाला केस। दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये 5 kg, ये 2.5 kg। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दिस केस डंबल का सेंटर ऑफ मास अप्रोक्सीमेटली यहां पे लाई कर रहा है सेंटर पे, तो इन दिस केस कहां पे लाई करेगा? हैवियर साइड। हैवियर साइड हो सकता है सर सेंटर से थोड़ा सा हैवियर साइड की तरफ यहाँ पे हो, लाई कर रहा हो। इसका एग्जांपल बड़ा ही फेमस है, सीसॉ। आप लोग बैठे होंगे कभी ना कभी सर सीसॉ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ, फिर हम देखते हैं आजा बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने बैठे, जो जो मोटा है वो थोड़ा नीचे चला गया, जो पतला है वो ऊपर आ गया, फिर ऊपर ऊपर आए, फिर आपने बीच में क्या करा? बैलेंस करा, फिर पाँव ऊपर उठा लिए, चलो बैलेंस करते हैं। वो फिर थोड़ी सी देर के लिए बैलेंस रहता है, मगर फिर जो मोटा होता है उसकी तरफ वो नीचे हो जाता है। होता है कि नहीं होता?
तो वो बड़ा ही अच्छा हम लोग कह सकते हैं क्या है मेथड सी सॉ सेंटर ऑफ मास का। क्लियर है मुस्कान? अब समझ में आया सेंटर ऑफ मास क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मुस्टिक कहाँ गई? देखो अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ लगाऊं, यार ये हल्का है, फर्क तो पड़ना चाहिए फिर इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हल्का सा भी है मगर है। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं जहां तक कर पा रहा हूं तो अभी भी इसका किस साइड आपको दिखा? अभी सेंटर पे दिखा? रुक जाओ फिर से करना पड़ेगा, मैंने कहा ना इसका वेट हल्का है नेग्लिजिबल के अकॉर्डिंग। नियर टू दिस, अब किसके पास है? अभी भी गिर रहा है, रुक जाओ। अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बैलेंस हुआ है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बैलेंस हुआ। ये जगह आपको ज्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू ये वाली जगह, समझे? अगर मैं कह रहा हूँ ये पूरा 5 मीटर का है तो हो सकता है ये 3 मीटर्स हो और ये 2 मीटर्स हो, जाहिर सी बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर में लाई कर रहा था अब कहाँ पे चला गया, शिफ्ट हो गया? करेक्ट, हैवियर साइड, क्योंकि हमने छोटा सा यहाँ पे वेट लटका दिया। सिंपल सी बात है, सेम हमारा डंबल वाला एग्जांपल हो गया। अब क्लियर है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? जी हाँ, इसका फॉर्मूला है, स्वागत करिए फॉर्मूले का। इसे हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? डिनोट करेंगे इसे कैपिटल आर से, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर। सर क्या ये m1r1? भूल जाओ m1r1 क्या है मुस्कान। इस डायग्राम को देखो ध्यान से, क्या बोला गया इसके अंदर? एक हमने वो लिया, एक्सिस लिया x और y, ठीक है। दो आपने मास पटके यहाँ पे m1 m2, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एक बात, मेरी बात मान लो कि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, तो m1 बोला m2 बोला, किसी तरह मैंने इन दोनों को मिला दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया, और इस वाले डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया? r1, और इस वाले डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया? r2 वेक्टर। ठीक है, सिंपल। r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r1 फॉर m1, r2 फॉर m2। क्लियर है? जरा ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, m1 मल्टीप्लाइड विद r1 विच मीन्स मास इनटू डिस्टेंस कर रहे हैं हम लोग, सिंपल। m2 बाय r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच मीन्स अगर मैं कह रहा हूं ये मास 2 kg है, अगला भी 2 kg है, इनका ये जो डिस्टेंस r1 है वो 5 है, r2 क्या है? लेटेस्ट से 6 है, तो क्या होगा? 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5, और नीचे क्या होगा? 2 प्लस 2, करेक्ट। इसे सॉल्व करो क्या मिलेगा? सर 2 क्या? 2 इंटू 6 क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 12 प्लस 10 कितना? समझे? इसे आप सॉल्व कर लो, चाहे अभी आपको मिलेगा 11.2। ऐसा करके आप लोग निकाल सकते हो। ये रफ एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि मुन्ना ये बता, ये तो 2 केस का एग्जांपल है, 2 मास का, अगर 2 से ज्यादा आ गए फिर क्या करोगे? तो n टर्म्स के लिए। अगर मैं कह रहा हूं मुस्कान कि m1 m2 है, अगर मैं कह रहा हूं बहुत सारे मासेज आ गए ऐसे, फिर क्या करोगे? तो मैंने क्या बोला, एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया फॉर n टर्म्स। n टर्म्स के लिए हमने क्या करा कि m1r1 प्लस m2r2 m3r3 अप टू सो ऑन mn तक ये जाएगा, और नीचे भी एडिशन में क्या होगा? अप टू mn। अब मैं कह रहा हूं चाहे यहाँ पे 5 मास हो 10 मास हो, आपने सबको ऐड करते हुए चलना है और नीचे उन सबको ऐड कर दोगे। बात समझ में? फॉर मोर नंबर ऑफ मासेस, तो वही हो गया हमारा सिंपल। नाउ फॉर्मूला कह रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ क्या है? अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो दो सी कंफ्यूज कैसे हो गए। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl मॉलिक्यूल इफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 म्यू। क्लोरीन का कितना गिवन है? 35.5 म्यू। म्यू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। जिसने चैप्टर 1 सम बेसिक कांसेप्ट पढ़ा है उसको पता है, केमिस्ट्री का। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, 2 एंगस्ट्रॉम उसके बीच का डिस्टेंस है। कैसे होगा ये? सबसे पहले क्या करना है आपने? एक्सिस पे से पटको। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कभी NaCl का मॉलिक्यूल देखा है तो आपको ऐसे दिखेगा कि सर जो Na है वो छोटा है, Cl है बड़ा है, फिर Na है और फिर Cl है, फिर Cl है और फिर Na है। ऐसा करके इसकी पूरी लैटिस बनती है।
क्लास 12th में था सॉलिड स्टेट चैप्टर, वो डिलीटेड हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें मास से एक चीज़ पता चल रही है कि सर जो क्लोरीन का एटम है, जो साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा है एज कंपेयर टू Na। तो मैंने क्या करा, एक H का ये ले लिया, Cl का मैंने ये वाला ले लिया, बड़ा वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, H का कितना बोला गया है 1, और इसका कितना बोला गया है 35.5 म्यू। अब कैसे होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा टीचर की मर्जी है, अब वो चाहे आपको M1 M2 अलग दे दे, विच मीन्स NaCl का दे दे, MgCl का दे दे, किसी का भी दे सकता है। M1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे धनिष्ठा बताओ? 1 ही होगी सर, क्योंकि 1 kg है या 1 म्यू है। M2 की वैल्यू क्या होगी 35.5, राइट सी बात है। R1 क्या होगा, R2 क्या होगा, देखो R क्या होता है पोजीशन वेक्टर, छोटा वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आई? ये हमेशा आता है वेक्टर्स के टर्म्स में, मतलब I, J और K। ठीक है मुस्कान, कौन सा बोले मैंने, I, J और K। ये वही है जिसे आप लोग बचपन से X, Y और Z एक्सिस पढ़ते हुए आ रहे हो इधर, कि सर ये X है, ये Y है, और इधर आपका क्या बनता है Z। ठीक, R1 को आप लोग जरा देखो, R1 मतलब ये वाला, ये कहाँ पे लाई कर रहा है सर, ये तो 0,0 हो गया X, Y, तो मतलब 0 I कैप प्लस 0 J कैप। क्लियर है? K है क्या कहीं पे? नहीं, Z तो है ही नहीं। अगर मैं इसको देखता हूँ मुस्कान, तो क्या होगा बताओ? अच्छा, X पे क्या होगा मुझे बताओ? 2 प्लस 0 J कैप। क्यों, ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि J पे है ही नहीं, उस पे ही है। 2 I कैप प्लस 0 J कैप। बस, अब क्या ये फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर पा के आंसर नहीं निकाल सकते? मुझे बताओ एक बात, M2 R2 बाय M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू क्या है 1, इंटू R1 क्या हो गया 0I प्लस 0J, तो ये तो 0 ही हो गया। प्लस मैं करूंगा, प्लस करेंगे तो क्या होगा, M2 की वैल्यू क्या है 35.5, मल्टीप्लाई विथ क्या होगा R2 क्या है 2I कैप, 0 वो तो 0 उसकी नीड नहीं है, सिंपल। नीचे M1 प्लस M2 35.5 प्लस 1, कितना मिला 35.5 इंटू 2 कितना होगा, बोलो भाई? 35 इंटू 2 इज 71, सॉरी 70, तो 71 हो गया क्या? 71 ना, 71 को डिवाइड करा है किससे 36.5 से। करो जरा फोन में कितना आ रहा है, मेरे को भी आता है करना, मगर आप लोग बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1 पॉइंट, अरे कैलकुलेटर नहीं है, वो 1.94 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेट अस सी, जितना मैंने करा है अभी, इसमें था तो सही, कैलसी कहाँ गया, सूरी 71 डिवाइडेड बाय 36.5, 1.94 ही है, सही है 1.94 हो गया। हाँ? तब आंसर दे देनी, हाँ 1.94। ये कितना आया, कौन सा कैप, आई कैप प्लस 0 J कैप, समझे? तो कहने का मतलब ये है, जो भी आपका डिस्टेंस था, कितने डिस्टेंस गिवन था आपको 2 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसे कह सकता हूँ मुस्कान कितना आया 1.94 एंगस्ट्रॉम। क्या ये बहुत ही कॉमन सेंस और लॉजिकल नहीं है? क्यों? क्योंकि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरा डिस्टेंस 2 मीटर का है और ये बॉडी हैवी है, तो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करना चाहिए, हैवियर साइड। अगर ये पूरा 2 है तो हल्का सा वो यहाँ पे आना चाहिए, और हमारा आंसर क्या आया 1.94, मतलब अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल एंड पे आया। तो हेंस ये बात भी हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? ठीक है, गुड गुड। एक और बड़ा ही फेमस फॉर्मूला, ऐसा एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी अगर आपको याद है तो, ये मुझे याद नहीं वही वाला, ये अलग है। 3 मास दे दिया आपको, फिर क्या बोल रहा है
कि मुन्ना एक 100 ग्राम है, एक 200 है और एक और 200 है, मतलब सिर्फ 1 2 ग्राम 200 ग्राम्स एंड अनदर वन इज 100 ग्राम्स। आपको डिस्टेंस दे दिया 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, फाइंड करो जरा। अच्छा सबसे पहले क्या करना है काम आसान करने के लिए, इसे कहाँ पटकोगे आप लोग, एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। इससे आपको काम आसान क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक तो 0,0 आया, विच मीन्स 0i प्लस 0j आया। अगला वाला आप लोग देखोगे कि क्या आया, 1,0, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है 1 मीटर, सो दिस विल बी 1,0। करो जरा सॉल्व, इसका भी काम होगा क्योंकि बीच में निकालना है। अगर मैं कह रहा हूँ मुन्ना ये 1 मीटर है, ये कितना है 1 मीटर गिवन है ना, 1 मीटर गिवन है, ये 1 मीटर है, ये आपका 0.5 हो गया। अब आपने ये निकालना है, क्या बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है परपेंडिकुलर, क्या कहते थे, पाइथागोरस थ्योरम, कैसे निकलेगा बताओ, किस किस का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4 कितना मिला आपको, 4 माइनस 1 इज √3/4, यही मिला। शाबाश शाबाश। क्या इसे मैं √3/2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। √3 इज 1.73/2 कितना होगा 0.85, 1.73/2 0.86, हल्का सा फर्क है, बाकी मैथ्स हमको भी आती है ठीक ठाक। 0.865 0.86 ठीक है ना, 0.86, तो 0.86 ये वैल्यू आप लोग चाहे तो रफ में भी निकाल सकते हैं, वरना चाहो तो टीचर को दिखा भी सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं R1 कौन सा ले रखा है मैंने 200 ग्राम्स, ये वाला, तो इसका R1 क्या होगा बताओ जरा, 0i प्लस 0j, शाबाश। R2 बताओ, R2 क्या है, वो भी 200 ग्राम, ये वाला है 1i, तो मैं ये कह सकता हूँ सर 1i प्लस 0j कैप, करेक्ट। R3 बताइए 0.5 क्यों, करेक्ट, तो 0.5i प्लस 1j कैप, अरे ये गए और फिर ये निकालना है, तो ये कितना आया था 0.86, समझे। तो फिर इसका निकालने का फायदा क्या हुआ, जो आपकी ये परपेंडिकुलर था या हाइट कह लो, उसका निकालने का फायदा क्या हुआ, आपने तो ये वाला डिस्टेंस ले लिया 1 मीटर, लेना क्या था ये, तो ये कितना निकाला आप लोगों ने 0.86 प्लस 0.86 जे कैप सर, बात समझ में आई, ठीक है। सॉल्व करिए फटाफट, कैसे होगा सर, M1 प्लस M2 प्लस M3 हम लोग जानते हैं, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 सर, सो R वेक्टर 200 into R1 is 0i plus 0j plus M2 is 200 into 1i 0j plus यहीं पे कर देते हैं 100 6j कैप, ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय 200 प्लस 200 प्लस 100। अब क्या ये सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इसे आप लोग घर में करिएगा, इसे लिख लो फिलहाल के लिए, इतना इक्वेशन लिख लो ये वाली। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, आप लोग को लगता है कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया कि हमको ट्रायंगल दे रखा था और बोला गया था कि मुन्ना ये निकाल 1 मीटर, सर मैं बीच वाला कैसे निकालूं। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा गलती करता है, वो गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, कैलकुलेशन की, क्योंकि थोड़ा बहुत पॉइंट का खेल है मगर होनी नहीं चाहिए। आगे ठीक, चलिए स्वागत करिए टॉपिक का, मूवमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क। बड़ा ही फेमस टॉपिक, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ना, इस पे मैं थोड़ा समय लगाऊंगा, ठीक है जी। मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क,
डिनोट किससे करते हैं मेरे से, डिनोट किससे करते हैं? टी, टी ए। आपने बचपन में टी ऐसे बनाया क्योंकि जब आपने पेंसिल ऐसे पकड़ी थी तो आपसे ऐसा बना, मगर ये टी नहीं है। उल्टा जे की तरह कह सकते हैं, मगर इसे बोलते हैं टव, टव। अच्छा, आपके घर में ताऊ जी होंगे, आपके ताऊ जी है ना, टाउ। अरे तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ डिनोट किससे करते हैं, टाउ से। क्लियर है? मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क। क्या होता है टॉर्क, बताओ जरा, बोलिए जी, क्या होता है टॉर्क? आप बताओ क्या होता है टॉर्क। देखो, टॉर्क मींस फोर्स। क्या है टॉर्क? एक ठीक है, मगर कौन सा फोर्स? रोटेटिंग फोर्स, टर्निंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ खड़े हो और मैंने आपको ऐसे धक्का दिया जोर से, ठीक है अरे अरे तो ठीक है, अच्छा आप यहाँ खड़े हो वो उसको धक्का दो, देख लो, देख लो मुस्कान, आप, मैंने कुछ नहीं कहा, वो आपको धक्का दे रही है ठीक है, यहाँ खड़े हो, मैंने धक्का दिया और धक्का इतना तेज था कि आप ऐसे रोल करते करते गए, ठीक है। अगर आप रोल नहीं कर रहे थे मतलब आप पे टॉर्क टॉर्क नहीं लगा, आप रोल कर रहे हैं इसका मतलब आप पे क्या लगा? टॉर्क लगा, बिकॉज टॉर्क ही इटसेल्फ क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल, आपके घर के दरवाजे एक साइड से बंद है, ऐसे खोले ऐसे बंद, ऐसे होते हैं ना, बोल नहीं सकता मैं, वीडियो ऑन है ना ऐसे खुले ऐसे बंद, तो एक साइड से ही बंद क्यों है, दोनों साइड से बंद क्यों नहीं है? तो जाओगे, अरे बाबा रे, ये मैं रखूंगा, ये काटूंगा नहीं, ठीक है, ये रखेंगे वीडियो के अंदर। अब देखते हैं जो बच्चे कमेंट करेंगे, मुझे मत बोलना। सुन लो जरा, मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क की बात हो रही है, डिनोट करते हैं टाउ से। रोटेटिंग इफेक्ट की बात होती है, सिंपल क्या बोलेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है जी। टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स विद आर्म लेंथ। ये क्या बोला इंग्लिश में, समझेंगे भी, उससे पहले इधर देखो क्या है ये। एक हमने एक पोल लिया, उस पोल पे हमने एक रॉड फिक्स कर दी और ये रॉड मूव हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, है ना, अगर आपको मैं ये दिखाता हूँ, तो मैंने क्या बोला, अगर ये आपको जो ये रॉड ऐसे दिख रही है, यहाँ पे जो लगी हुई है ऐसे, अगर मैं इधर धक्का लगाता हूँ तो क्या ये ऊपर मूव कर रही है? हाँ सर कर रही है। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो, अच्छा अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ धनिष्ठा, तो क्या ये मूव करेगी? ऊपर कर रही है, मगर कम कर रही है ज़्यादा कर रही है? कम करेगी। अरे देखो ना, सीधा फोर्स ऐसे लगेगा मुस्कान, अब मैं लगा रहा हूँ टेढ़ा फोर्स यूं यूं, तो अब ये कम करेगी, इंस्टेड ऑफ कि कोई सिंपल फोर्स ऐसे लगाए। तो अगर मैं कह रहा हूँ इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, जो कि यहाँ पे काम हो रहा है कि ये ऐसे लगी हुई है और इस पे फोर्स कोई ऐसे लगा रहा है, तो क्या होगा इन दैट केस? करेक्ट, कम टर्न आएगा, मगर टर्न आएगा। अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है स्टार्टिंग के अंदर, तो ये बच्चा बच्चा बता देगा कि सर अब अगर आपका ये फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं तो यहाँ पे थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा होगा। आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड कैसे होता है? इधर क्या बनेगा? एफ कॉस थीटा, और ऊपर क्या बनेगा? एफ साइन थीटा, सिंपल। अब ये तो कोई बच्चा बच्चा भी बता देगा कि इस रॉड को ऊपर मूव करने में कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, कॉस थीटा या साइन थीटा? कैसे? देखो समझो, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, आप इस आपने ऐसे मूव करना है ऐसे लगा के। अब इमेजिन करो यहाँ पे कि एक ऐसे बना हुआ है साइन थीटा और एक कॉस थीटा ऐसे, तो कॉस थीटा तो खाली नहीं चला गया नीचे, साइन थीटा ऊपर है, तो वही तो लग रहा है उस पर, समझे? तो साइन थीटा लग रहा है मुस्कान, बात समझ में आई? इजी। तो मतलब यहाँ पे मैं कॉस थीटा को बिल्कुल नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ किसको लूंगा? साइन थीटा को, ठीक है। और हमने क्या बोला कि ये जो पूरा आर्म था, आर्म मतलब ये हाथ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये जो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पूरे डिस्टेंस को मैंने क्या बोला? आर्म, और आर्म लेंथ, अगर ये आर है तो ये पूरा क्या है? आर्म लेंथ है आर।
अब सुनो हमने क्या बोला कि टॉर्क क्या है, इज अ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे प्रोडक्ट भी कह सकते हो आप लोग। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स विद आर्म लेंथ। समझे? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ मुन्ना कि टॉर्क परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर्म लेंथ है, तो परपेंडिकुलर फोर्स हमने कौन सा देखा, कौन सा लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ एफ साइन थीटा। आर्म लेंथ हमने कौन सी ली थी पीछे डायग्राम के अंदर, आर लिया था, तो इंटू आर हो गया। तो एक फॉर्मूला बड़ा ही प्यारा से निकल के आया मुस्कान, आर एफ साइन थीटा। बस आगे पीछे लिख करके मैंने लिख दिया। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म में आया, ये हमारा आया स्केलर फॉर्म के अंदर। समझे? अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं थीटा बीटा कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए। इस फॉर्मूला को लिखो फटाफट, टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। लिखिए लिखिए लिखिए। अब बात आती है टॉर्क बाय कपल की। कपल क्या होता है मुझे बताइए जरा आप लोग, आप रहने दीजिए, आप बताइए कपल क्या होता है। करेक्ट। अच्छा, दो ही चाहिए या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं? तीन लोगों को कौन सा कपल देखा है आपने? वो आपने अनुपमा देख लिया। देखो समझो, कपल हमेशा दो लोगों का बनता है, ठीक है। अगर हम लोग डे टू डे लैंग्वेज में बात करें तो एक लड़का एक लड़की। कपल फोर्स ऐसी काम करता है कि मतलब कपल का मतलब वही है दो, फोर्स मतलब दो फोर्स लग रहे हैं, सिंपल। कपल फोर्स क्या बोलते हैं कि पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एक बॉक्स रखा है तो इधर से भी इस पे 20 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी इस पे हाँ, और इधर से भी इस पे 20 न्यूटन लग रहा है। बस फर्क क्या है कि जो ये वाला होगा वो नेगेटिव का होगा। फर्क क्या है, ये वाला जो होगा वो नेगेटिव का होगा, मतलब इक्वल होगा और अपोजिट होगा। क्लियर है? ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब कहीं और लगे। अगर ये वाला फोर्स यहां लगेगा तो ये वाला फोर्स यहां पे लगना चाहिए, सेम लाइन में ना लगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा उसे भी सीखेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा हुआ है कि सर अगर आपने ये जो बार है इसको ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स यहां पे लगाऊंगा तो ये अपने आप मूव कर रहा है ऊपर, एक यहां लगाऊंगा तो एक यहां लगेगा फोर्स, एक यहां लगाऊंगा एक यहां लगेगा, फिर ऐसे करके आपका क्या होगा, अल्टीमेटली रोटेट करेगा। सिंपल। मगर एक नोट पॉइंट हम लोगों ने क्या बोला गया है कि कपल कैन नॉट कॉज एनी ट्रांसलेशन मोशन बट कैन कॉज रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में ये आगे बढ़ता, मगर ये एक ही जगह पे घूमने लगा, क्योंकि इधर से एक फोर्स लगा, इधर से एक फोर्स लगा, आगे नहीं बढ़ा। तो कपल जो है आपका कौन सा मोशन करवा रहा है, रोटेशन या ट्रांसलेशन? रोटेशन। ठीक है। ठीक है। अब जरा बात आती है टॉर्क बाय कपल की। जो हमने सीखा वही है कि सर एक स्टिक ऐसे रखिए मुस्कान, इमेजिन करना, ये स्टिक ऐसे रखिए, एक फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो ऐसे जा रहा है, एक फोर्स कोई अगर यहाँ से लगा रहा है तो ये ऐसे आएगा। समझ पा रहे हो? जैसे आप लोग वो खोलते हो ना अपनी बॉटल की कैप, ऐसे ऐसे, एक ऐसे लगाया अंगूठे से और इस वाली उंगली से ऐसे किया, वैसे काम हो रहा है। तो क्या बोला, ये पूरी आर्म लेंथ है, ये फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स आपका इधर से लगा, सिंपल। तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क बाय कपल, क्योंकि दो फोर्स आ गए, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। जी हाँ, एक फोर्स आपका इधर जा रहा है, एक फोर्स आपका इधर जा रहा है, सिंपल। क्या बोला गया कि टॉर्क अगर आपने यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकलेगा? इससे पहले जब एक फोर्स था तो कैसे निकला था, आर एफ या आर एफ साइन थीटा, मगर दो आ गए फिर क्या होगा, 2RF नहीं। अब दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स को पकड़ लो, क्योंकि दोनों बराबर है, बस फर्क क्या है कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तुमने क्या बोला है कि सर इधर फोर्स इनटू उसका क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, ये वाला जो आपका यहाँ पे बनेगा पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, थीटा होगा। याद करो आर के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट था आपका, साइन थीटा का, तो दिस विल बी साइन थीटा। ठीक है,
तो एफ आर साइन थीटा या फिर आर एफ साइन थीटा कह लो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है टॉर्क की, दैट इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को ही हम लोग मार्केट में जूल्स भी कहते हैं। आप बोलोगे सर जूल तो एनर्जी का है, जूल्स तो वर्क डन का है, मगर ये वो वाला वर्क डन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, मगर आता है क्योंकि इसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट, वो फोर्स क्या कहते हैं, फोर्स इनटू मीटर, न्यूटन पर मीटर, फोर्स इनटू मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि आर आपका डिस्टेंस है, आर्म लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखो समझो जरा, कहने का मतलब क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आर एफ साइन थीटा, ये आर एफ मान लो। अगर मुझे टॉर्क कांस्टेंट रखनी है और मैं आर को कम कर रहा हूँ तो एफ को बढ़ाना पड़ेगा, अगर एफ को कम कर रहा हूँ तो आर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर टॉर्क को मेरे को कांस्टेंट रखना है तो। अगर मुस्कान मुझे इससे रखना है कांस्टेंट, मैं कह रहा हूँ अगर ये आप कांस्टेंट रखना है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरा हाथ एक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे आर्म लेंथ इतनी है, इट कुड बी एनी, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर तो होगा भी नहीं, कुछ मीटर में होगा, हाफ या 0.25। अच्छा मेरे लिए अभी से इसे मुश्किल हो रहा है उठाना, अगर मैं ऐसा करके इसे उठाता हूँ बिल्कुल तो, मगर जैसे ही मैं इसका आर्म लेंथ बढ़ाता हूँ, आर्म लेंथ मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 जो था वो दूर गया, अगर मैं आप लोग को बोलूंगा इसे हल्का सा और पीछे कर लो कुछ इस तरह, तो नहीं उठेगा, तो ये नीचे गया। समझ पा रहे हो? आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, सिंपल, नहीं उठेगा। अच्छा जैसे ही अगर मैं इसे पास करता हूँ, विच मीन्स आपकी आर्म लेंथ कम हो गई, अब क्या उठा सकते हैं उसे? हाँ अब उठा सकते हो इजीली। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है जब आपका बैग यहाँ पे है और जो आपने पकड़ा है वो जो स्टिक है वो आपने यहाँ से पकड़ा है, तो आपकी जो आर्म लेंथ है वो ओवरऑल इतनी है, मगर जब मैं बैग को यहाँ पे लिया है तो आपकी आर्म लेंथ इतनी है, समझे? जो आपका आर है वो कम हो गया, तो हेंस आपके लिए ईजी हो गया। मगर जैसे ही बड़ा आर्म लेंथ, तो बैलेंस करना है टॉर्क को, तो वो होगा, अगर आपने वहीं से पकड़ा है और मैं उसे छोड़ दूंगा, आपका हाथ ऐसे जाएगा झटके से, नहीं समझे? क्योंकि आपने फोर्स वो लगा रखा है। देखो आप पकड़ के देखो, कोशिश करो। अच्छा तो पहले हमने क्या बोला कि हैंडल्स ऑफ डोर्स आर प्रोवाइडेड एट द ऑपोजिट एंड्स, हैंडल्स ऑफ डोर आर प्रोवाइडेड एट द ऑपोजिट एंड्स। अगर आप लोग यहाँ देखते हैं इस वाले गेट को, तो जहाँ से डोर फिक्स है मगर इसका हैंडल यहाँ पे है, जाहिर सी बात है अगर मेरे लिए इस डोर को यहाँ से ओपन करना है तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे ओपन करने के लिए, मगर जैसे ही ये इसके ऑपोजिट एंड में है मेरे लिए काम आसान है खोलना गेट को। तो याद रखिएगा कि एक जगह से फिक्स है, जैसे हमने रॉड का एग्जांपल लिया था अभी, करेक्ट, आर्म लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि आर्म लेंथ इसकी यहाँ पे भी इतनी है, मगर जैसे ही मैं से यहाँ से खोलने की कोशिश करूंगा आर्म लेंथ क्या होगी मुस्कान, कम हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, वैसे ही जो आपके घर में टैप्स होते हैं नल के, क्या उनके ऊपर एक ब्रॉडर नेक होता है मोटा सा जिसे आप पकड़ के खोलते हैं? वरना जैसी कभी आपने देखा हो कि उसके अंदर की ओपनिंग क्या है, कभी नल कुछ खराब हुआ आपके घर में तो वो हटता है तो अंदर ऐसे एक वो होता है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो नाम याद नहीं आ रहा, तो उससे कई लोग पेचकस से पकड़ के खोलते हैं तो पानी निकलता है, मगर यही बात जब हम लोग उस पर कैप लग जाती है उससे खोलते हैं तो मान लो तो ईजी है, तो उस पर भी सेम काम है, आपकी आर्म लेंथ बढ़ाई जाती है ताकि आपका रोटेटिंग एक्शन कम लगे। सेम काम अगर आपके पास एक रोल्स रॉयस है तो उसमें आपको लोग दिखाते हैं कि हाँ सर स्टीयरिंग कितना स्मूथ है, इतना मक्खन है कि मैं सिंगल फिंगर से एक टर्न ले सकता हूँ पूरा, वहां पे ये नहीं आपने पूरा मारुति सुजुकी की तरह आपने पूरा गियर लगा के काम चलाना है। अच्छा सिंपल गाड़ी के अंदर भी स्टीयरिंग कितना साइज होगा, मगर कभी आपने वो देखा है ट्रक ड्राइवर्स का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है वो? हाँ ऑलमोस्ट आपके बराबर, मतलब इतना बड़ा तो होता ही है कम से कम, तो वो देखा है ऐसे ऐसे चलाते हैं। उसके बाद ट्रक ड्राइवर प्लेलिस्ट है वो, जिससे वो देखा है ऐसे, तो ऐसे उनके बड़े बड़े स्टीयरिंग होते हैं। अगेन क्यों? क्योंकि आर्म लेंथ बहुत ज़्यादा है, ट्रक बहुत बड़ा है, इनफैक्ट 18-18 टायर के ट्रक होते हैं, हमारी गाड़ी तो 4 टायर की है, वो ट्रक इतने बड़े बड़े होते हैं टेम्पो वगैरह, 20 टायर, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 10-12 तो मैंने देखे हैं, तो हेंस उनका स्टीयरिंग साइज भी बड़ा है टर्न लेने के लिए। फिर हम लोगों ने क्या बोला कि अच्छा हाँ, वी कैन इजीली ओपन क्लोज स्क्रू यूजिंग स्क्रू ड्राइवर्स, या कीज भी होती है हमारे पास,
अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ पेस्ट लग रखा है, स्क्रू है, क्या आप उसे ऐसे खोल सकते हो यूं यूं करके? नहीं। आप बोलोगे नहीं सर मुझे स्क्रू ड्राइवर ला के दो। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है कि ऐसे होता है पीछे से, ऐसे थोड़ा रेक्टेंगल सा, और आगे से उसका कुछ वो होता है कि सेम साइज का, उसमें जाएगा वो स्टार में और ओपन होगा। बिना उसके ओपन क्यों नहीं होता? बिना उसके अगर आप उसे खोलने की कोशिश कर रहे हो तो आर्म लेंथ कम है, 0 ही मान लो, मगर जैसे ही वो एक बड़ा सा आ गया, अब आप उसे यहाँ से खोल रहे हो, तो आपकी आर्म लेंथ क्या हो गई मुस्कान? ज्यादा हो गई, बढ़ गई। सेम काम हमने क्या बोला, हैवी व्हीकल्स हैव ब्रॉडर स्टीयरिंग्स, ठीक है, इस पे भी आएंगे। अच्छा, कभी आपने, आज वो आया नहीं जिसने एग्जांपल दिया था डांसिंग का, आइज, वो देखा है आइस डांसिंग? कपल डांस होता है, कुछ भी होता है, बर्फ के ऊपर होते हैं, उनके जो जूते होते हैं, उनके जूते कुछ ऐसे होते हैं नीचे से, है ना? भाई उनके जूते ऐसे कुछ ऐसे हैं, तो उनके जूतों में ऐसे कुछ होता है ब्लेड टाइप, तो उस पर वो घूमते हैं। स्केटिंग भी होती है, मैं डांस की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो डांस में घूमना होता है। तो जैसे ही वो अपने हाथ खुले करते हैं, क्या होता है? स्लो हो जाते हैं, मगर जैसे ही अपने हाथ को पास लेके आते हैं, तेज तेज घूमते हैं। आपने कभी ना कभी वो देखा होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट पे या कुछ ना कुछ डायग्राम कह रहा हूँ, डांस, ठीक है, डांस आ रहा होता है, तो वो जो भरतनाट्यम कर रहे होते हैं, वो कैसे करते हैं? जब उनको घूमना होता है बीच में, तो वो दोनों हाथ दोनों पाँव पास में ले आते हैं, फिर वो रोटेट कर रहे होते हैं बहुत तेज तेज, फिर वो ऐसे जो भी उनका एंडिंग पोज होता है वो करते हैं, तब वो उनके लेग्स वो हो जाते हैं। क्यों? सेम फिजिक्स का रूल अप्लाई करते हैं। आपने वो भी देखा होगा, क्या सर, बड़े सारे एग्जांपल है टॉर्क के, तो रोड पे एक लड़की होती है सर जो यहाँ पे चल रही होती है रस्सी लगा के, और उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा होता है, देखा नहीं देखा? है ना, होता है, एक यहाँ पे एक स्टॉप लगाया, यहाँ पे एक स्टॉप लगाया, बीच में रस्सी लगाई, और एक लड़की उस पर बैलेंस करते हुए चल रही होती है, यूं यूं करते हुए। उसके हाथ में इतना बड़ा डंडा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनफैक्ट यहाँ तक का, बहुत बड़ा। क्यों? बैलेंस करने के लिए, प्लस आर्म लेंथ बढ़ गई। समझे? अगर उसके हाथ में छोटा सा डंडा दे दूं, ये दे दूं स्टाइलस, कि ले बेटा इससे कर, वो 2 मिनट में गिर जाएगी, तो उससे वो बैलेंस करती है अपने आप को। तो उन्हें भी फिजिक्स आती है, मगर आपको नहीं। ठीक, नाउ वी हैव टॉपिक बड़ा ही प्यारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, मुझे लग रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? ये बड़ा जिद्दी आदमी है, ये कहता है कि या तो कोई काम करो मत, या कर रहे हो तो रोको मत। क्या बोलता है? या तो कोई काम करो मत, और कर रहे हो तो रोको मत। मगर एक काम को यहाँ पे बोलता है रोटेशन के टर्म्स में, कि मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसे रेस्ट पे रहने दो, मगर अगर कोई बॉडी रोटेशन में है तो उसे रोटेशन में रहने दो, फिर उसे रेस्ट पे मत लेके आओ। समझे बात को? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे हम ये तार को देख सकते हैं, ये मेरे चार्जर की तार है, तो कभी ना कभी आप दूध लेके आए होंगे मार्केट से, मैं तबेले से नहीं कह रहा तो तुम ऐसे कह रहा, नहीं, मार्केट से कभी दूध नहीं लेके आए आप लोग खरीद के? अरे क्या हो यार तुम लोग, रिच ब्रैट्स। तो जो वो होती है, क्या कहते हैं उसे, थैली होती है, पन्नी होती है आप लोग की, उससे आप लोग घुमाते हुए लाते हैं, कभी कभार ऐसे घूमती रहती है, मगर जैसे ही वो छोटी होती है आप उसे छोड़ते हैं तो वो तुरंत घूमती है। तब आप उसे रोकते हैं तो वो रुकती भी नहीं, ऐसे झटका मार के फिर से पूरी घूम जाती है। समझे बात को? सेम काम है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वायर है ना चार्जर की, अगर मैं इसे घुमा रहा हूँ तो मेरे लिए आसान है इसे छोड़ना यूँ, ये तो थोड़ा टाइट हो रखा है क्योंकि उसमें मैंने बाइंडिंग कर रखी है 2-4, तो अभी क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे लिए इजी क्या है, कहाँ से घुमाना? आर्म लेंथ जहाँ बहुत छोटी है, यहाँ से, या फिर एक एडिक्वेट डिस्टेंस है, एडिक्वेट डिस्टेंस सफिशिएंट। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, समझे? तो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि ये तो सर हो ही नहीं पाया। तो सेम काम है, आपने कभी ना कभी देखा हो कोई बंदा ऐसे वेट लगा के उठा रहा है और जब वो उसे छोड़ता है तो बहुत दूर जाके गिरता है। अगेन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इस पे भी आएंगे वापस अभी फिर से इस केबल पे।
उससे पहले हमने क्या बोली डेफिनेशन कि सर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच रेसिस्ट द चेंज इन रोटेशनल मोशन, मतलब प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जो रेसिस्ट करती है, ठीक, प्रॉपर्टी क्या होता है एक सब्सटेंस की जो रेसिस्ट करती है चेंज इन रोटेशन मोशन, ठीक है। इसका एक बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद करना है, दैट इज आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। किससे डिनोट करते हैं इसे मुस्कान? आई से। और क्या फॉर्मूला है इसका? एम आर स्क्वायर, करेक्ट। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, तो क्या होगा? सबको ऐड कर दोगे एक साथ, i1 प्लस i2 प्लस i3 अप टू in। अगर in निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn ये स्क्वायर तक। समझे बात को? अगर आपके पास बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, और सिंपल सी बात है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी? केजी मीटर स्क्वायर, करेक्ट। इस स्लाइड में कोई डाउट? पक्का आगे बढ़े? ठीक, ठीक है। नाउ ये पेपर में बड़े पूछे जाते हैं, पेपर में बड़े पूछे जाते हैं ये, है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है वो? बोला जाता है कि टेल मी द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। टेल मी द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। पहला क्या है? अरे अरे, हाँ, पहला क्या है? मास ऑफ बॉडी, कि उस बॉडी का मास क्या है, बड़ा है छोटा है। फिर डिपेंड करता है कि उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि सर ये कोई बॉडी है, ठीक है, m1 m2 m3, कोई बॉडी है ये ऐसे करके, और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये कैसे भी ले लो। उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मासेस का। फिर बोलते हैं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो हमने रॉड की बात करी है ना, या एक बार की बात करी है, कि इसे आप कहाँ से घुमा रहे हो। अगर मैं इसे यहाँ से घुमाता हूँ, आपने कई लोग को देखा होगा ऐसे घुमाते हैं, तो यहाँ से इजी है। अगर मैं इसे यहाँ से घुमाता हूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, अगर यहाँ से कर दूँ तो मेरे लिए और डिफिकल्ट है। यहाँ से चलो फिर भी हो रहा है थोड़ा बहुत, मगर पूरा अगर मैं कह रहा हूँ आपको 360 जाना है तो मुश्किल है ऐसे करके, इसलिए वो लोग फिर यहाँ से घुमाते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या है आपका, जो हमने अभी देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है, ठीक है। इसके कई सारे फॉर्मूले हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहले इनमें से किसी की डेरिवेशन भी आती थी, अब नहीं आती है। पहला क्या है? रॉड का I इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12। एल क्या है यहाँ पे मुस्कान? रॉड की लेंथ। अगर ये रॉड है तो उसकी क्या पूरी लेंथ है, ठीक है जी, एम एल स्क्वायर बाई 12। नेक्स्ट क्या है? डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2। रिंग एम आर स्क्वायर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हॉलो सिलेंडर एम आर स्क्वायर, सेम है दोनों का। सेम क्यों है दोनों का, हॉलो सिलेंडर रिंग का? रिंग क्या होता है? रिंग क्या होता है बताओ? ये अगर इसके ऊपर मैं अगर इसके ऊपर मैं बहुत सारे रिंग रख दूं तो क्या ये एक हॉलो सिलेंडर नहीं बनेगा? अरे हॉलो सिलेंडर क्या होता है सर? ये इसके अंदर मैं कह रहा हूँ बहुत सारे रिंग्स रख दिए मैंने, तो फिर भी तो वही रहेगा हॉलो सिलेंडर। तो फॉर्मूला हमेशा आपका इन दोनों का सेम रहेगा, याद रखना, एम आर स्क्वायर, ठीक है जी। सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2 क्यों? क्योंकि डिस्क का ये है। डिस्क भी सर यही होती है, मगर डिस्क क्या है? भरी हुई होती है। तो मतलब अब ये जो सारे हैं फिल्ड हैं, तो मतलब सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है? ठीक है। फिर हमने क्या बोला? स्पेयर का, स्पेयर का याद रखना है 2/5 एम आर स्क्वायर, याद हुआ? ये 3-4 कुछ फॉर्मूले आपके आए हैं। रिंग का बता दिया, और एक ये आपका सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रेडियस ऑफ गायरेशन। स्वागत करिए रेडियस ऑफ गायरेशन का। क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? देखो समझो, इट इज द रूट मीन स्क्वायर। ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग मोहल्ले में आरएमएस भी कहते हैं।
कि RMS वैल्यू क्या है तेरी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल द आर्म लेंथ ऑफ मासेस, विच मीन्स अगर एक बॉडी मुस्कान कुछ इस तरह है, मैं कह रहा हूँ M1 मास ये है, M2 मास ये है, M3 मास ये, M4 ये, और इन सबका डिस्टेंस ये है, पोजिशन वेक्टर R1 R2 R3 R4। तो इसका अगर आपने निकालना है तो आप क्या करोगे, उन सबका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप लोग निकालेंगे। समझे बात को? ठीक है। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल के से, सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर हमने क्या बोला है कि सर अगर आपने n नंबर ऑफ मासेस के लिए निकालना, अगर बहुत सारे आ गए तो आपने 4 का निकालना है, सेम वही M1 R1 स्क्वायर M2 R2 M3 R3 up to Mn Rn। अब इस I की जगह मैंने क्या पुट करा, I का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने पुट कर दिया k की जगह पे, r की जगह पे, तो m k का स्क्वायर बन गया। सिंपल है, यहां से m कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, R1 R2 R3। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय n। मैथ्स कहता है मैं ये काम कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n, क्योंकि बात तो एक ही है। तो m इंटू n मेरा बनता है कैपिटल M। क्या बनता है? कैपिटल M। अच्छा n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख दिया गया है सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो मेरा m क्रॉस m था वो मेरा क्या बन गया मुन्ना, कैपिटल M बन गया। बस यही से फॉर्मूला क्या बना, k आपने निकाला, m उधर भेजा, और अच्छा m तो कट ही गया उधर जाके, सिंपल सी बात है, k की स्क्वायर की वजह से आपका ये आ गया, ये आपका फॉर्मूला आया RMS का फॉर्मूला। याद रखना, ये मीन है, मीन है, स्क्वायर निकला है, स्क्वायर लिखा है, रूट है, रूट है। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड बाय k। k क्लियर है? ठीक है, मतलब क्या आपको यहाँ पे मासेस चाहिए? मासेस चाहिए? नहीं, मास है नहीं पे फॉर्मूले में, नहीं, बस क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस चाहिए। और टोटल हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितने हैं मासेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे एक वैल्यू दे दी आपको, 1 2 3 4 5 6, और सबके आपको दे दिए, मैं कह रहा हूँ सबका 1 मीटर दे दिया, तो कैसे निकलेगा, k इक्वल्स टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, तो अंडर रूट 1 बाय 6। ठीक है, इसे आप लोग चाहे सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, ऐसे छोड़ दो। अंडर रूट 1 बाय 6 ही तो, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कितने हैं, 6 है ना, तो आंसर आ गया 1। समझे, 6 बाय 6, तो क्या बना सर, रूट 6 बाय 6, 6 कट गया, रूट 1 बाय 1 1। ठीक है, तो ये हो गया काम इजी। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताओ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पक्का पक्का, और डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका है? ठीक है, अच्छा क्या डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में कुछ फर्क है? क्या फर्क है? शॉर्टेस्ट, ठीक है, करेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, इनफैक्ट चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, जिसे आप लोग कहते हो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, जिसे आप लोग कहते हो vi माइनस vf बाय t2 माइनस t1 अगर चेंज इन टाइम पे, या फिर आप वो कहते हो u माइनस v1 माइनस v2, अलग अलग नाम है। समझे? तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इनके फॉर्मूले आपने सीखने हैं और इनका लीनियर से क्या रिलेशन है एंगुलर का। कहने का मतलब क्या है, अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं मुस्कान, तो डिनोट करते हैं इसे ओमेगा से, ओमेगा से, इसे कहते हैं ओमेगा। क्या फॉर्मूला है? डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अगर डेल्टा के फॉर्म में बात करें तो चेंज इन थीटा बाय चेंज इन
टाइम, करेक्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इन्हें बोलना जरा मैम को कि थोड़ी बातें कम करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है आप लोग का, डिनोट किससे करेंगे इसे, अल्फा से, वरना लीनियर एक्सेलरेशन किससे डिनोट होता है हमारा, ए से। एल क्या होता है, तेरे मुंह को नहीं मार दूंगा इस बार मैं मजाक से हट के। अल्फा से क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर डेल्टा के टर्म्स में डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ऑल्सो आप लोग ये बात पढ़ के आए हैं मोशन इन प्लेन चैप्टर के अंदर, जहां हमने से डिराइव करा है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, या फिर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो इक्वल्स टू आर अल्फा, विच मीन्स ये रिलेशन हो गया लीनियर एक्सेलरेशन का वर्सेस हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का। क्या रिलेशन है आपस में, इसकी डेरिवेशन भी आती है, a इक्वल्स टू आर अल्फा, वेयर आर इज द रेडियस, यहाँ पे आर रेडियस था। ठीक, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं रोटेशन मोशन के अंदर, तो एक बात आप लोग जरा समझो ध्यान से, है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम। ठीक है, सुन लो जरा ध्यान से। अब रोटेशन मोशन में काम कैसे होगा, अगर मैं इसको, ये मेरे एक बार है, एक रॉड है, ये भी एक रॉड है, दोनों की लेंथ क्या है, एल है। अगर मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ इसे कि सर ये ऐसे घूमेगा, ये इस पे ऐसे घूमेगा, तो अगर मैं घुमा रहा हूँ तो क्या ये ए पॉइंट पाएगा, हाँ। क्या ये बी वाला पॉइंट बी पॉइंट पाएगा, सी वाला पॉइंट सी पॉइंट पाएगा, और डी वाला पॉइंट मेरा डी वाले पाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। मगर अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं रोटेशन मोशन की बात करता हूँ तो ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी ओमेगा डी, ओमेगा क्या है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये सब केसेस में बराबर है या अनइक्वल है, बराबर है, इक्वल है सर, क्योंकि ए पे जा रहा है, बी बी पे। एंगुलर की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई थीटा होगा तो भी, तो इन दिस केस से सब जगह क्या है, बराबर है। मगर अगर मैं बात करता हूँ लीनियर वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी विच मीन्स ये ए वाला पार्टिकल ए पे जाएगा, ये डी वाला पार्टिकल डी पे जाएगा, तो क्या ये बराबर है, नहीं। सबसे ज्यादा किसकी है, ए या डी, डी क्यों, करेक्ट, ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एज कम्पेयर टू ये वाला, नहीं समझे। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है, डी की डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी बड़ी है, तो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, सबसे कम कौन कर रहा है, ए, मतलब सर वी डी सबसे ज़्यादा, वी सी उससे कम, वी वी एंड देन वी हैव वी ए। क्लियर है बात समझ में, नहीं आई, आ गई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एंगुलर वेलोसिटी, सब जगह हमारी सेम निकली, मगर जो आपकी लीनियर वेलोसिटी ये हमारी डिफर कर रही थी, सिंपल। ठीक है जी। अब आती है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, वेरी इजी, डेरिवेशन आप लोग करके आए हैं, याद है इन सब की करी थी, आप तब थे, नहीं थे, इनकी नहीं थे, ये आती है आपको इंटीग्रेशन मेथड से। सुन लो जरा, इंटीग्रेशन कैसे होना है अभी भी सिखा भी देंगे आप लोग को, सिंपल है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी कौन सी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, ये वाली, ये याद होनी चाहिए। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन वही है। इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और होती है, ठीक है, डी थीटा के टर्म्स में आती है वो, या डी बाई डी टर्म्स में हमने पढ़ी है साथ साथ। सुन लो जरा ध्यान से, v इक्वल्स यू प्लस ए टी को मैं, इसी टर्म को मैं कुछ इस तरह यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर v यहाँ पे ओमेगा है, u यहाँ पे ओमेगा नॉट, ए टी यहाँ पे अल्फा टी, a मतलब अल्फा हो गया, मतलब s को डिनोट करेंगे थीटा से, u हमने बोला ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, t t रहेगा हाफ हाफ, a अल्फा हो गया, t t स्क्वायर हो गया। मुझे ये बताओ क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा s थीटा, समझे, बस।
अब यही वाली इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह रूप के अंदर बदल गई है। डेरिवेशन दोनों की आती है, मोशन प्लेन या स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इनकी आती है, रोटेशन मोशन की बात करें तो इनकी आती है। क्लियर है? अगर डेरिवेशन की बात करते हैं तो नंबर 1 डेरिवेशन हम लोगों ने कैसे कर ली है, इंटीग्रेशन तक मैंने कर दी ताकि उसके बाद आप लोग के लिए आसान हो जाए। कहाँ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पहली वाली हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ के आए हैं अभी कि सर अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी के बराबर है, नहीं पढ़ के आए क्या? पक्का? ठीक है। अल्फा डी टी अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो सर डी ओमेगा, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, लिमिट्स पुट करेंगे ओमेगा के लिए ओमेगा नॉट से ओमेगा, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, कैसे होगा इंटीग्रेशन बताओ जरा, बोलो 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 बोलो, शाबाश। मैं कहा इंटीग्रेशन की बात तो वो करेंगे मगर मैं भूल गया था। ठीक है जी, अल्फा जो कांस्टेंट टर्म आपका बाहर आया, dt अंदर रहेगा, वो हो जाएगा t 0 से t तक इक्वल्स टू डी ओमेगा है आपका, डी ओमेगा का क्या होता है इंटीग्रेशन, ओमेगा। पक्का? ऐसा क्यों? डी ओमेगा का ओमेगा क्यों हो रहा है? ये पूरी रॉड की लेंथ क्या है, L। मेरे लिए काम मुश्किल है कि मैं पूरी रॉड पे काम करूं, तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे टर्म को लूंगा dl, d मतलब बहुत छोटा पार्ट, ये वाला पार्ट भी dl है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये रॉड छोटे छोटे dl पार्ट से मिलकर बनी है? जी हाँ। अगर मैं एक dl को ले लेके सॉल्व कर दूं और एंड में इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेट, सबको पास लाना, इंटीग्रेट कर दूं मतलब सब dl का आ गया, मतलब पूरे l का आ गया, मतलब अगर मैं dl का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, dl को जोड़ रहा हूँ तो मेरे को l मिल रहा है, वैसे ही अगर मैं d ओमेगा को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा। तुम लोग की बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कैसे काम होगा, ओमेगा। अब लिमिट्स कुछ इस तरह पुट करेंगे, ओमेगा नॉट से ओमेगा, सिंपल सॉल्व करना। अब बच्चे को आता है सर अल्फा टी हो गया, ठीक है, इसकी जगह ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अच्छा, इक्वेशन हमारी थी कुछ इस तरह, सिंपल अगर आप लोग उसे रीअरेंज करते हैं तो क्या बनेगा, ओमेगा नॉट प्लस हमारा अल्फा टी, सिंपल इसी के टर्म में हमारा आ गया, समझे? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वी हैव इज एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली, थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करा, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी लिखा, डी टी इधर गया तो क्या हो गया, ओमेगा डी टी डी थीटा, ओमेगा डी टी डी थीटा हुआ, इसको कन्वर्ट कैसे कर लिया, ओमेगा हमारा क्या था, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, कैसे आया था ये, पीछे अभी आपने देखा ना, कहाँ पे देखा, यहाँ पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और साथ में डी टी रहेगा और डी थीटा। अब कर दो इंटीग्रेशन बोथ साइड, मतलब सर ये 0 से t, जो dt के जो d के साथ लिखा है उसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन करना है, तो उसी की पावर होगी, अगर d के साथ t लिखा है तो पावर t की रहेगी, थीटा लिखा है तो 0 से लेकर थीटा तक, अगर du होता या v होता तो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी। समझो जरा आप कैसे होगा, पहले तो इसे खोल दो आप लोग मल्टीप्लाई कर करके ताकि आपके लिए काम इजी हो जाए, ओमेगा डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, ठीक है जी, 0 से t, इसकी भी 0 से लेके t तक, और इक्वल्स टू डी थीटा 0 से लेके थीटा तक, यही है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, अब हो जाएगा, कैसे होगा, ओमेगा नॉट कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर गया, डी टी का होगा t और t का 0 से लेके t तक, dt का हो गया t और जी हाँ t प्लस अल्फा आपका बाहर गया, t dt मतलब t का होगा t स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके t, डी थीटा क्या होगा बताओ, थीटा, बहुत सारे डी थीटा जोड़ के थीटा बनेगा, 0 से लेके थीटा, ये तो ओमेगा टी ही रहा आपका, ठीक है, प्लस अल्फा रहेगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर की नीड नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और थीटा रहेगा,
क्या बना आपका ये ओमेगा टी, तो ओमेगा टी रहा, मतलब सर थीटा के बराबर अगर हम देखें तो ओमेगा नॉट टी तो रहा ही। अगर मैं ऐसे 1/2 कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा मेरे को, अल्फा टी स्क्वायर। जी आ गई, क्लियर है। तुम लोग यार ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। आया, मान जाओ देवी जी। ये आपने क्या अभी साइन कहाँ करने हैं, आपका कोई नया नया बैंक अकाउंट खुला है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ये कैसे होगा, सिंपल है, डी ओमेगा बाई डी टी हम लोग जानते हैं। एक काम हमने यहाँ पर करा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई डी थीटा, क्लियर है। ठीक है, जैसे ही हमने ये काम करा, अब क्या करना है, इसको इधर इसको इधर, मैथ्स कहता है मैं काम कर सकता हूँ, दोनों को आपने फिक्स कर दिया। डी टी इधर आया, ये आया, डी थीटा बाई डी टी मेरा क्या होता है, वेलोसिटी ओमेगा, ये सेम रहेगा, ये इधर गया तो डी थीटा इंटू अल्फा और साथ में डी ओमेगा, और ये पूरा क्या बन गया, ओमेगा। सिंपल, इसका इंटीग्रेशन कर दो, करो जरा आप लोग, अब देखते हैं, करो करो। क्या नहीं बजा दी थी, क्या हुआ, मैंने बजा दी थी, अब हो सकता है सुनी ना हो, कोई नहीं मैं बजा दूंगा एक दो बार। हुआ भाई कि नहीं हुआ, ओमेगा का हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो ओमेगा नॉट से ओमेगा रहेगा, अल्फा थीटा विल रिमेन सेम। कहाँ टाइम लग रहा है तुम लोग को, 1 सेकंड में तो हो गया, 3 स्टेप में काम। क्या काटा आप लोगों ने, दिखाओ, करा कुछ, कुछ किया ही नहीं। अब ये एलसीएम लेना भी नहीं आता, वरना अब तक हो चुका होता। हाँ हाँ, वो ये 3 स्टेप, तुम लोग तो यार पता नहीं क्या ही बोले। हुआ ठीक, नेक्स्ट वी हैव थोड़ी थोड़ी इक्वेशंस, है ना, थोड़ा सा काम बचा आप लोग को ऑलमोस्ट देखे तो। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, क्या बोलता है टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, पी डिनोट किससे करते हैं, पी से, फॉर्मूला क्या है, एम वी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, एक बड़ा ही प्यारा रूल है फिजिक्स का, वो कहता है कि पूरे यूनिवर्स में एंगुलर मोमेंटम आपको कांस्टेंट रहना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम आपको कांस्टेंट रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या है, आरपी, एंगुलर वाले को डिनोट करेंगे एल से, आरपी क्रॉस में है, स्केलर में क्या होगा, साइन थीटा आ जाता है, तो आरपी साइन थीटा हो गया। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ मुन्ना कि कोई पार्टिकल यहाँ पे है, वो ऐसे मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो एंगल क्या बनेगा, 90, जाहिर सी बात है, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अगर साइन 90 है तो क्या बचा पीछे, खाली आरपी, आरपी, पी में कह रहा हूँ हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता है, तो पी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या मिला आपको, पी की जगह एम वी, और आर तो पहले से था ही, एम वी आर, सिंपल। ऑल्सो मैं ये भी कह सकता हूँ, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि की 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 सर वी क्या होता है, आर ओमेगा, सिंपल। अगर मैं इस वैल्यू को एम वी आर की जगह पुट कर दूं, हाँ भाई वो स्लाइड ये रहा,
यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या होगा, आर ओमेगा। सर आर दो दो आ गए तो आर स्क्वायर हो गया ओमेगा। इससे पहले हम पीछे पढ़ के आए, एम वाई का फॉर्मूला क्या था, एम आर स्क्वायर। तो इससे बात क्या प्रूफ हो गई मुस्कान, आई ओमेगा, क्योंकि ए हमारा हो गया आई। क्लियर है, ठीक है, आई ओमेगा। सिंपल है। ऐसा यूनिट हम लोगों ने बता दी है, केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यूनिट कह रहा हूँ डायमेंशन नहीं, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे मैंने कहा कि रूल क्या है पूरी यूनिवर्स का, कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए। जो अर्थ भी है, जो आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, वो भी इसी रूल पे कर रही है, आई ओमेगा के ऊपर। क्यों कंजर्व रहना चाहिए, बताओ जरा सोच के। जी, अगर कंजर्व नहीं रहेगा तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होगा या ज्यादा होगा, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ओमेगा भी कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। विच मीन्स या तो कभी अर्थ आपकी बहुत तेज घूमेगी या तो धीरे घूमेगी, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक जगह होता है, बताऊंगा कभी कहाँ होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक बॉडी पे आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा पानी वाला मैंने एग्जांपल लिखा है, कोई नहीं, समझो। फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला है कि डीएल बाई डी टी, एल की जगह वैल्यू पुट करी एम वी आर डी टी, ये मैंने पूरे सॉल्व कर दिया, कोई नहीं, जल्दी जल्दी में। एम वी आर बाई डी टी, यहाँ से कॉमन निकल सकता है एम और आर, क्योंकि वी कैन बी चेंज, बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, आर्म लेंथ चेंज नहीं होगी, तो एम आर बाहर निकाला। और अंदर क्या है कि डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो एम आर ए हो गया। एम और ए को मैंने साथ रखा क्योंकि मैं जानता हूँ फोर्स हो जाएगा, तो ये फोर्स बना और ये आर का आर रह गया। एफ आर हमने पीछे क्या पढ़ा, किसका फॉर्मूला है, आर एफ साइन थीटा या आर एफ टॉर्क का, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला किसके बराबर आया, टॉर्क की। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोगों ने लर्न करनी है। क्या रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम में और आपका टॉर्क के अंदर, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको चाइना के डैम के बारे में पता है, थ्री जॉर्जेस डैम, थ्री जॉर्जेस डैम, उसमें पानी इतने फ्लो से निकला था बीच में, जब वो बना था, इतना बड़ा डैम है, उसने अर्थ की रोटेशन धीरे कर दी थी, फ्रॉम 0.06 माइक्रो सेकेंड से। आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं, थ्री जॉर्जेस डैम है, थ्री जॉर्जेस डैम है, उसने 0.06 माइक्रो सेकेंड अर्थ की रोटेशन धीरे कर दी थी, मतलब कम कर दिया था। अब अगर उसे एक सेकेंड वापस डालना है अर्थ को, अर्थ के टाइम में, तो इट विल टेक 40,000 ईयर्स कि वो अर्थ को एक सेकेंड वापस दे पाए, समझे। तब तक मैं तो शायद से नहीं रहूंगा, आप हो सकता रहे, हैं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टाइम ट्रेवल है। एक सेकंड से 0.06 करता है। हाँ, अब उससे अगर एक सेकंड पूरा वापस डालना है तो पहले एक सेकंड, क्या चीज पहले तो एक सेकंड थी, अब 0.06 माइनस माइनस हो गई है, अगर उससे वापस डालना है तो इट विल टेक 40,000 ईयर्स। कहाँ से होंगे 40,000 साल। तो माइक्रो सेकंड की बात करी गई है, सेकंड की भी नहीं, वो भी 0.06, तो इसलिए इतना फर्क आपको नहीं पड़ता, मगर बहुत बड़ी बात है ये एक रूल का ऐसा होना, ठीक। ये सीखा आप लोगों ने। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ अगर टॉर्क आपका जीरो है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या आया था फॉर्मूला, dl बाई डी टी इक्वल्स टू टॉर्क। अगर मैं कह रहा हूँ टॉर्क मुन्ना ये जीरो हो गया, तो ये पूरा चीज आपकी जीरो के बराबर हो गई जो है लिखा हुआ है। अगर ये जीरो हो गया मतलब आपका एल कांस्टेंट, एम वी आर कांस्टेंट, मतलब आपका एम आर स्क्वायर भी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है अगर किसी एक चीज को बढ़ा रहे हो तो किसी एक चीज को घटाना होगा,
अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो किसी एक चीज़ को छोटा होना पड़ेगा, समझे? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बोलिए। डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे, ओमेगा पे, आर्म लेंथ पे, ओमेगा पे। इसका मतलब ये है, अगर मैं आर जो आपका डिस्टेंस है वो डबल कर दूं तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बढ़ेगा, 4 गुना, स्क्वायर हो गया ना। अगर मैं इसे 10 कर दूंगा तो 100 गुना, इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। एप्लीकेशन क्या है, आइस डांसिंग। वरना आपने यूट्यूब पे कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसी स्पिनिंग चेयर जो होती है, बैठते हैं, घूमते हैं, फिर हाथ पास लेके आते हैं, तेज घूमते हैं, हाथ मूव करते हैं तो स्लो हो जाते हैं, सिंपल। आप लोग फ्लिप मारते हैं या फिर जो समरसॉल्ट मारते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जब वो जंप मार रहे होते हैं तो अपनी बॉडी को पास लेके आते हैं, यू करके अपने घुटनों को चेस्ट के पास लेके आते हैं, यू करके, तब वो जाके जंप मारते हैं। तो हेंस रिड्यूसिंग, अगर एक चीज को बढ़ाना है तो एक चीज को कम करना पड़ेगा। सेम काम पानी की बोतल के अंदर होता है, आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम भी, अगर आप लोग उसे घुमा रहे हैं तो वो ऐसे घूमेगी, मगर जैसे आप पानी थोड़ा सा कम करते हैं, जब आपने बॉटल फ्लिप करा होगा, क्या बोलते हैं, पानी थोड़ा कम कर दे यार, जैसे ही पानी थोड़ा कम होता है वो ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे गिरती है, तो हेंस वो भी डिटरमाइन कर रहा है। प्लैनेट्स अराउंड सन भी ये काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जो हमारी अर्थ है वो एलिप्स पाथ में घूमती है, एलिप्स पता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपकी जो अर्थ है अगर वो यहाँ पे घूम रही है तो वो स्लो मूव करेगी एज कम्पेयर टू जब वो यहाँ पे होगी। ये भगवान ने बनाया है और कितनी अच्छी बात है, देखो। वरना अगर ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रहेगी तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान है, गर्मी से, ठंड नहीं। सूरज के पास हो तो आपको ठंड लगेगी, कोई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट रिवॉल्व कर रही होती है अर्थ एज कम्पेयर टू जब वो यहाँ पे चली जाती है। हेंस वो भी ये चीज़ फॉलो करते हैं। अब कुछ छोटी छोटी क्वेश्चंस है, क्लास की 2 या 3, फिर आपका चैप्टर ओवर है। काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल। हम लोग जानते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बचपन से, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह वी की जगह क्या मैं आर ओमेगा डाल सकता हूँ, बिल्कुल पीछे पढ़ के आए हैं, 2 बार डाल सकते हैं। जैसे ही डाला तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ एम आर स्क्वायर आई होता है, तो क्या फॉर्मूला बना आपका, हाफ आई ओमेगा। क्लियर है, ठीक है। एल और आई की मैं बात करता हूँ तो एल क्या फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर क्या होता है मेरा आई, तो आई ओमेगा बन गया। सेम काम टॉर्क एंड इनर्शिया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो पेपर में टीचर देता है, ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट है अगर आप लोग देखें तो। टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ, फोर्स एम ए, सॉरी एम ए। इसे और फर्दर चेंज किया, ए को आर अल्फा में, पीछे पढ़ के आए थे कि ए इक्वल्स टू आर अल्फा, लीनियर और एंगुलर में रिलेशन, सिंपल। एम आर स्क्वायर हो गया, एम आर स्क्वायर इज आई, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, समझे। बस यहाँ पे आपका होता है चैप्टर ओवर। अब कोई डाउट है तो पूछो। थैंक यू, ये मैं लिख रहा था।